नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम आरपीएफ जो एसआई का पेपर हुआ था 2019 में 10 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट थर्ड के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, देखो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। तो अगर मैं बात करूं मांड की तो कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? वो राजस्थान के लोक नृत्य की शैली है। मांड राजस्थान की लोकगीत गायन शैली है। गायन की इस शैली का विकास जैसलमेर जिले में हुआ था। आपसे जिला भी पूछ सकता है तो राजस्थान जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान जैसलमेर जिले में हुआ था, जिसका पुराना नाम मांड था। केसरिया बालम इस शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, मंगी बाई इस शैली की प्रख्यात गायिकाएं हैं। मंगनियर, लांगा, तालबंदी आदि राजस्थान की अन्य लोकगीत गायन शैलियाँ हैं। आपने याद क्या रखना है? आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले है मांड कहाँ की लोक नृत्य की शैली है? राजस्थान की। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है जो ये है मंगानियर, लांगा, तालबंदी आदि राजस्थान की अन्य लोकगीत गायन शैलियाँ हैं। ये आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न कहता है भारत के उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 124(2). ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष की तक पद धारण करते हैं। वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, इसमें आपने क्या याद रखने हैं? 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 124(2). ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष तक और जो उच्च न्यायालय है उसके 62 वर्ष तक। 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? अगर मैं बात करूं आंद्रे अगासी तो उसका उपनाम है द लॉस वेगस किड। क्या है? द लॉस वेगस किड। आंद्रे अगासी अमेरिका पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। अब अगले पेपर में आपसे ये भी पूछ लेगा भाई जो आंद्रे अगासी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो टेनिस से संबंधित हैं। इन्होंने अपने करियर में 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इन्हें द लॉस वेगस किड और पुनिशर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो अगर मैं बात करूँ तारापुर की तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। 1969 में स्थापित यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आपको याद रखना है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। कब स्थापित हुआ था? 1969 में। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा किया जा रहा है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अगर मैं बात करूं रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, राजस्थान और रा से रावत। कुंडनकुलम तमिलनाडु, देखो कुंडनकुलम तमिलनाडु, कुडुनाडु, कुंडनकुलम तमिलनाडु। केगा परमाणु कर्नाटका, केगा कर्नाटका। देखो तीनों आसान है, रावत राजस्थान, कुंडन तमिलनाडु, केगा कर्नाटका। काकरापार गुजरात। ठीक है, अब की बार 400 पार तो मोदी सरकार कहाँ है? गुजरात में। तो ऐसे याद रख लो काकरापार गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु और
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। जो ऊपर से नीचे, उच्च से निम्न शीर्षों की ओर जो बहने वाली महासागरीय धाराएं हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो आपकी कहलाती हैं, देखो, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भाई महासागरीय धारा क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा स्टेटमेंट के। ठीक है, उसके बाद है तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं। विषुवत रेखा जो निम्न अक्षांश है से ध्रुवों, उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रुवों से प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंडियम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इंडियम, ठीक है, इंडियम INDIUM, जो इंडियम तत्व है उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो उसकी है 49। ठीक है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। यह तत्व आवर्त श्रेणी के तीसरे वर्ग में है। इसका प्रतीक क्या होता है? IN। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 49 है, परमाणु भार 114.8 है और संयोजकता 3 है। इस धातु का उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषण में, दंत चिकित्सा के व्यवसाय में, परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यह बहुत नरम, लचीला तथा चांदी के रंगों का तत्व होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक। अगर मैं बात करूं बटरफ्लाई स्ट्रोक की तो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई, तैरते वक्त ऐसे बटरफ्लाई की तरह हाथ पैर मारते हैं, तो याद रख लो बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी। अगर मैं बात करूं बटरफ्लाई स्ट्रोक की तो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई एक तैराकी स्ट्रोक है जिसमें सीने के बल पर तथा दोनों हाथों को संयमित रूप से चलाते हुए आगे की तरफ तैराकी की जाती है। ठीक है, उसके बाद है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वेग अपॉन में समय। वेग मतलब v-u अपॉन टाइम। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसकी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या है? होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है उसका UIPAC नाम क्या है? ठीक है, तो उसका है इथेनोइल अमक। क्या है? इथेनोइक अम्ल। CH3COOH। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का ये क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो अगर मैं बात करूं 4.5 × 10⁻⁻⁴ नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 एक गंधहीन, रंगहीन, गैर ज्वलनशील गैस है। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयनीकरण नियतांक 4.5 × 10⁻⁻⁴ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग सामान्य एनेस्थीसिया और गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो अगर मैं बात करूं पीनियल ग्लैंड की शीर्ष ग्रंथि की तो वो क्या करती है? मेलाटोनिन। ठीक है, देखो अब जो पीनियल ग्रंथि है अगर मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन होता है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक कार्यों के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह सोने जागने के समय एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। उसके बाद आता है जो स्विट्जरलैंड है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो स्विस फ्रैंक उसकी क्या नाम है? मुद्रा का नाम है। अब कुछ देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं जो हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की तो राजधानी है रियाद और सऊदी रियाल उसकी क्या है? मुद्रा है। इंडोनेशिया नुसंतारा रुपया। इराक बगदाद राजधानी है और इराकी दिनार उसकी मुद्रा है। कजाकिस्तान अस्ताना रूबल।
अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो और ऑस्ट्रिया वियना यूरो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है झारखंड की राजधानी। सभी को पता है झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। अब कुछ मुख्य राज्य और उनकी राजधानी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश भोपाल, केरला तिरुवनंतपुरम, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर, राजस्थान जयपुर, गोवा पणजी। ठीक है, याद रखनी है ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी की याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कोशिका मतलब जो सेल है उसमें राइबोसोम की खोज किसने की। सिंपल सी चीज पूछी गई है, जो राइबोसोम्स हैं उसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज इमिल पेलाडे। किसने की थी, जॉर्ज इमिल पेलाडे। कोशिका में राइबोसोम की खोज रोमानिया जीव वैज्ञानिक जॉर्ज इमिल पेलाडे ने 1955 में की थी। राइबोसोम दानेदार संरचनाएं हैं जिसे सबसे पहले 1953 में माइक्रोस्कोप के माध्यम से जॉर्ज पेलाडे ने घने कणों के रूप में देखा था। बस इतना याद रखना है। उसके बाद है कॉर्नर किक। जो कॉर्नर किक होती है शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो फुटबॉल में होता है। कॉर्नर किक का प्रयोग कहाँ होता है, फुटबॉल में होता है। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल के खेल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोल किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, फ्री किक, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइडबैक, पास, रेफरी, मिडफील्ड, वेस्टलाइन, रियाउंड आदि शब्द का प्रयोग भी फुटबॉल खेल में किया जाता है। तो ये खेल से संबंधित सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए फुटबॉल के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जो लम्स है LERMS मतलब लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1993 में हुआ था, मार्च 1993 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। जो भारतीय संसद है उसका निचला सदन क्या कहलाता है, लोकसभा कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, श्रवण बेलगोला में है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। अनब्रेकेबल द ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है मैरी कॉम ने। ठीक है, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, एक तो अनब्रेकेबल एंड अनबीटेबल, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है मैरी कॉम की। और मैरी कॉम किस चीज से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है, तो ये होता है जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसका होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की, तो उसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में 2023 में राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है, तो किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो देख लो एक बार। देखो, भारत दक्षिणी एशियाई देश है जिसकी सीमाएं विश्व के 7 देशों से मिलती हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन और नेपाल भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश के साथ मिलती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 331 के तहत लोकसभा के राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। किंतु 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। अब ये 2 नहीं चुने जाएंगे क्योंकि 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें इसको खत्म कर दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब CC&FC क्रिकेट क्लब फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1792 AD में। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसकी स्थापना 1792 में की गई थी, जिसमें वर्तमान में विभिन्न खेलों का आयोजन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है, FSSAI। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, जो सूर्य है और बृहस्पति ग्रह है उसके बीच की दूरी कितनी है? तो 778.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच की दूरी इतनी है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच 778.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1885 में हुई थी। INC की कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। AO ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है। एनी बेसेंट नहीं, AO ह्यूम। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में AO ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। मैंने अभी बताया था 1885 में हुई। किसके द्वारा हुई? AO ह्यूम के द्वारा हुई। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ 1885 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1885 में जो बॉम्बे सेशन हुआ था, क्या हुआ था? बॉम्बे सेशन, उसके चेयरमैन कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। बॉम्बे में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपसे पूछ सकता है कितने प्रतिनिधि थे? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पर पाए गए हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। यह विभिन्न चित्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता गुफाओं की गुफाओं में से एक गुफा में है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। याद रखना है कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है। उसके बाद है जो 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है।
आपसे पूछा जाए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग, इसका आर्टिकल है 280। पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब तक कुल 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। आपने याद रखना है जो प्रथम वित्त आयोग था, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, उसका गठन 1951 ई में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये देख लो, 12वां जो हुआ था रंगराजन, ये आपने सिर्फ 14वां भी नहीं 15वां याद रखना है, 2017 ही में हुआ था। 2020 से 2025 तक चलेगा, NK सिंह हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ। जो आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम है वो कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम वर्ष 2005 में भारतीय संसद द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पास किया गया था, जो जनवरी 2006 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार के गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा संचालित करने के लिए आधार मंत्रालय के रूप में नामित किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो अगर मैं बात करूं 1951-52 की, तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951-52। 1951 में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हुई थी, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी प्लानिंग कमीशन की शुरुआत? 1951 से 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, ठीक है। दोनों चीज याद रखनी है। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के आंतरिक कैबिनेट का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट पूछे जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी, देखो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रबात है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद है निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, कितनी सीट है? मेरे हिसाब से 180 सीट है, ठीक है। देखो प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अब ये देख लेते हैं विधानसभा की सीटें। सबसे ज़्यादा है यूपी में 403, बस आपने ये याद रखना है। एका आंदोलन, जो एका आंदोलन है उसके नेता कौन थे? तो मदारी पासी, ठीक है। मदारी पासी एका आंदोलन के नेता थे। एका आंदोलन 1921 से 1922 ई में अवध प्रांत के किसानों के हित में चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरदोई, भरचाई, बाराबंकी और सीतापुर जिले में था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। जो मृदा है उसका मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? वो कहलाता है ह्यूमस। क्या कहलाता है? ह्यूमस। जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटन से बने काले भूरे रंग का पदार्थ है, जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। उसके बाद है पंगा नदी किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में बहती है पन्ना नदी। बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। गंगा नदी की मुख्य शाखा है जो फरक्का के बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको जमुना नदी से मिलती है, तथा उनकी संयुक्त धारा बंदमाबंदी के आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 37, SI पद्धति में गुणज 10 की पावर -21 डैश का उपसर्ग है। देखो भाई 10 की पावर -21 जेप्टो का है भाई, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वैसे पूछे तो नहींगा। 10 की पावर 24 योटा, 21 जेटा, 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा,
9 गीगा, 6 मेगा। ये तो पता होगा, 6 मेगा होता है, फिर गीगा होता है, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा। यही उल्टा कर दो योक्टो पोक्टो करके, ठीक है। उसके बाद है जो जीवन स्मृति पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। जीवन स्मृति पुस्तक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है जो 1912 ई में प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 1913 से सम्मानित किया गया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जो प्रकाश तरंग है का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो ये किया गया है क्रिस्टियन हाइंगेस के द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, देखो लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है, पेले भी है, नेमार भी है, माइकल शूमाकर जो है वो पूर्व जर्मन कार रेसर हैं जिन्होंने 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में खिताब जीता जो एक रिकॉर्ड है, जबकि पेले ब्राजील, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना और नेमार ब्राजील के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 56 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है तथा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक उसका अधिकारी कोई और नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नगरों और दक्षिण के द्रविड़ों के संबंध किससे है, तो किससे है भाई, मंदिरों से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एक बार पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 में लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसका अध्यक्ष वायसरॉय वेवेल था जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। अनुच्छेद 239 की इसमें बात की गई है। नील की खेती, नील की खेती के 2 प्रमुख पद्धतियों निज और डैश थी, तो ये थी रेयती। ठीक है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके निज और रेयती थी। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। उसके बाद है CRR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। ऑप्शन नंबर बी। CRR का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशो। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष आपकी किसके लिए होती है, गवर्नर के लिए होती है, और 25 वाली क्या होती है, लोकसभा के लिए होती है। ठीक है। अब देख लो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 80, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। पहला पॉइंट याद रखना है, राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ठीक है। द्वितीय या उच्च सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। पेपर में पूछा जाता है कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा। याद कैसे रखोगे, राजा वही है जो राज करे और राज को कभी भी भंग नहीं कर सकते, बल्कि इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सामान्य तौर पर डैश पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, तो वो है फ्लोएम। क्या है वो, फ्लोएम है। सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है। ठीक है।
उसके बाद है गडकरी विद्रोह। जो गडकरी विद्रोह है निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो ये कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गडकरी लोग मराठा जिलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। बस इतना याद रखना है, फालतू की चीज़ याद नहीं रखनी है। फिर आता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जापान की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो ये आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर मैं बात करूं, जापान की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसके अतिरिक्त मोरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मिंडनाओ ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अपनी आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें।